तमाम बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः आप सभी के बीच मैं अपने वादे के साथ उपस्थित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे टिल लास्ट तक। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया है कि प्रत्येक दिन आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और उसी जोश के साथ जिस तरीके से आप लगातार मेरे साथ बने आ रहे हैं। तो चलो बच्चों, आज देखते हैं 20 प्रश्न कैसे हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चन को आप तमाम बच्चे पहले अपने से बनाने की कोशिश करिएगा और जब आपसे ना बने तब फिर जाके आप मेरे सॉल्यूशन को विजिट करेंगे। राइट बच्चों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कैसा है। ये पहला प्रश्न हमें दिख रहा है टाइम एंड वर्क का, तो बनाने की कोशिश करिए। कहता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो बच्चों, इस सवाल को हम लोग MDH फार्मूला से बनाएंगे। कहता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, प्रतिदिन कितना, 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य को कितने दिन में कर लिया, 10 दिन में कर लिया। कितने दिन में, 10 दिन। और कितना यूनिट किया, तो 3 यूनिट काम किया। क्या है MDH का फॉर्मूला बच्चों, आपको पता होना चाहिए। MDH का फॉर्मूला है M1 D1 H1 by W1 और बराबर होगा M2 D2 H2 upon W2। M for man, D for day, H for hour and W for work। वर्क हमेशा नीचे लिखेंगे, बाद बाकी वर्क को छोड़ के जितना भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा बच्चों, वो सभी आपस में क्या हो जाएगा, सभी को आपस में गुना करना है। राइट, तो देखिए 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 10 दिन में कितना काम किया, 3 यूनिट काम किया। एक डाटा कंप्लीट। अब बराबर लिखेंगे, फिर दूसरे डाटा पर आएंगे। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। जो पूछा जाए उसको x मान लीजिए, x दिन में, और कितना काम करवाना है, तो 5 यूनिट काम करवाना है। सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू बड़ी ही आसानी से आ जाएगा बच्चों। आइए सॉल्व यदि करते हैं, 6 तिया 18 कट जाएगा, 3 से 3 भी साफ होता हुआ दिख रहा है। 25 25, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। x का मान क्या आ गया बच्चों, 16। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ पाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है। दूसरा प्रश्न पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। आ जाओ बच्चों, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। सबसे पहले आप ये बात जानते होंगे कि व्यय और बचत जब दोनों जुट जाए बच्चों, तो दोनों जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाता है, आय के बराबर हो जाता है। राइट, हम मान लेते हैं कि राधा का इनकम कितना था, 100 था। हम मान लेते हैं कि राधा का इनकम कितना था, 100 था। कहता है अपनी आय का 25% बचाती है, यानी 100 में 25 बचा ली तो खर्च 75 कर दी होगी। राइट, यहाँ से यदि मैं सभी का रेशियो ले लूँ, 25 इकाई 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 3 + 1 बराबर 4 रिजल्ट यहाँ मिल रहा है। राइट बच्चों, इस सवाल को बनाने का तरीका समझिएगा। और ये सवाल मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, जिसके बनाने के पैटर्न को भी आप सीखिएगा कि कैसे बनता है। आइए, इस तरह से व्यय, बचत और आय का हमने रेशियो ले लिया। अब जो जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में आइए। कहता है उसके व्यय में 20% वृद्धि हुई। व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, 20% की। कहता है उसकी आय में 29% वृद्धि होती है। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 29%। तो कहता है बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बचत में मान लीजिए x% की वृद्धि हुई। सामने से सभी को गुणा करते हुए इक्वेशन को बराबर करते हैं।
20 तिया कितना हो जाएगा 60, x गुना 1x और 29 चौके 4 नमा 36 116। प्रतिशत हमने इसलिए नहीं लिया कि दोनों तरफ से परसेंटेज क्या होगा, कट ही जाएगा। इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, दोनों तरफ प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत की कहानी खत्म। तो x का वैल्यू यदि मैं देख रहा हूँ तो बच्चों कितना आ रहा है 116 में यदि मैं 60 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 56 आ रहा है। कितना आ रहा है 56। क्या सही है बच्चों? आंसर सही है ना? गुना सब सही किए थे, 4 नमा 36, 4 दूनी 8 3 11 बिल्कुल सही है। 20 तिया 60, x का वैल्यू 116 में जब 60 घटा तो निश्चित रूप से 56, यानी उत्तर इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस प्रश्न को समझ पाए हो, राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका एडवांस का अलजेब्रा का बनाने की तमाम बच्चे कोशिश करें। यदि x माइनस 1/x का वैल्यू 5 है, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछ रहा है x टू दी पावर 6 माइनस 5x क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 6 प्लस 7x क्यू माइनस 1 का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि x माइनस 1/x बराबर सपोज करो a है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होता है। तो आप कहेंगे ए क्यू प्लस 3, ए क्यू प्लस क्या होता है 3। इस रिजल्ट को आप हमेशा के लिए बच्चों याद रखेंगे, राइट। और कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको एडवांस में पूछता है, ये वैल्यू दिया हो रहेगा, इसका वैल्यू पूछेगा। तो आप बच्चों इस चीज़ को हमेशा के लिए क्या करना, याद रखना, राइट। आइए मैं क्या करता हूँ ना, इसमें एक्स क्यू से अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देता हूँ। एक्स क्यू से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा एक्स क्यू, यहाँ 5 और यहाँ 1/x क्यू। ठीक उसी तरह जब नीचे आ जाओ तो यहाँ भी एक्स क्यू प्लस 7 और माइनस 1/x क्यू। आप देख रहे हैं ऊपर भी एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू दिख रहा है और ऊपर भी नीचे भी एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू नज़र आ रहा है, राइट बच्चों। तो यदि मैं यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू पता कर लूँ तो बड़ा आसानी से आंसर आ सकता है। आप देखो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है 5। यहाँ पढ़ रहे हैं कि x माइनस 1/x बराबर यदि a हो तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू इस फॉर्मूला से पता कर लीजिए। ए क्यू 5 का क्यू कितना हो जाएगा बच्चों 125 और प्लस 3a तो 3 गुना 5 यानी 15, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 140। कितना आ रहा है 140। यानी हम समझ गए कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू कितना है 140। तो 140 में 5 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 135 और 140 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147, राइट। क्या ये दोनों कट रहे हैं? 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 45/49, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए, बी फॉर बिहार। तो बच्चों इसमें कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। जब आपको याद रहेगा तो निश्चित रूप से आप फास्ट हो पाएंगे, राइट। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए और सबसे पहले खुद प्रयास करिए कि क्या आपसे सवाल बन पा रहा है या नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्रिगो का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑलरेडी 0 से 90 के बीच सभी बच्चों को याद रहता है। यदि आपको याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिए और वैल्यू बैठाना है और सॉल्व करना और कुछ नहीं है, बस सिंपल सवाल समझिए इसको। चलिए बैठाते हैं। 8 साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2 होता है। साइन 60 होता है √3/2। √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 3/4 मिलेगा आपको, फिर माइनस 4। साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, 4 गुना 1 माइनस सेक 45 होता है बच्चों √2। सेक 45 का मान क्या होता है √2। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। cot 30 tan 30 होता है बच्चों 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, राइट। 4 दूनी 8 से ये कट गया, राइट बच्चों।
3 माइनस 6 दैट इज -3, ये -4 -2 -6, 3 में से 6 जाएगा -3 और नीचे -2, यानी आंसर आ गया 3/2। आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों? डी फॉर भारत की राजधानी दिल्ली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, और अगले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। कहता है 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 हैं और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक बताइए। आइए, लड़कियां और लड़के, कहता है उस कक्षा में 60% लड़कियां हैं, तो यदि 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 40। इसका बच्चों रेशियो ले लीजिए, 20 या 60, 20 दूनी 40। बॉयज़ और गर्ल्स का आपने रेशियो पता कर लिया। लड़कों का औसत बता रहा है कितना? 63। लड़कों का औसत कितना बता रहा है? 63। और लड़कियों के औसत अंक कितने बता रहा है? 70। राइट, पूछा है पूरे का औसत बताइए। आप एग्जैक्ट 90 डाटा ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेशियो से भी काम कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए आप ये समझिए कि 3 लड़कियों का औसत 70 है और 2 का कितना है? 63 है, तो पूरे समूह का बता देना। तो कॉन्सेप्ट जानते हैं, पहले टोटल का योग निकालना पड़ेगा। 3 का एवरेज 70 है तो टोटल योग होना चाहिए बच्चों कितना? तो आप कहोगे 3 गुणा 70। राइट, यदि 2 का एवरेज 63 है तो 2 का कुल योग होना चाहिए 2 गुणा 63। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल योग पता चलेगा। टोटल योग में टोटल संख्या से भाग लगा देंगे तो पूरे समूह का कुल विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा। राइट, आइए, तो 70 तिया कितना हो जाएगा बच्चों? ये 210 और 2 तिया 6, 2 6 12 डिवाइडेड बाय 5। जोड़ेंगे तो 6, 3 और ये 336/5। राइट, भाग लगाइए, 5 6 30 है ना, 3 5 7 35, 67 पॉइंट समथिंग दिख रहा है क्या? यस, और 5 दूनी 10। आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों? डी होना चाहिए। सही है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। इस प्रश्न को मेरे साथ आप बनाते ही रहिए। यदि x - y बराबर 11 है और 1/x - 1/y बराबर 11/24 है तो x³ - y³ प्लस x² y² का मान ज्ञात करें। तो बच्चों देखो, हमें दिख रहा है कि x - y का वैल्यू कितना दे रखा है? 11 दिया। फिर उसके बाद 1/x - 1/y की बात करें तो ये कितना दे रखा है? 11/24। राइट, यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा xy और यहाँ हो जाएगा y - x, और ये किसके बराबर? तो 11/24 के। राइट बच्चों, x - y का वैल्यू 11 है तो y - x का वैल्यू -11 हो जाएगा। राइट, और ये हो गया 11/24। 11 से 11 कट गया, xy का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? -24। xy का वैल्यू -24, x - y का वैल्यू 11 है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमको लगता है यहाँ से आप एस्टिमेट कर लें तो और सुंदर है। बाद बाकी आप इसका भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। AQ - BQ का फॉर्मूला भी यूज़ करके आप काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सारा वैल्यू तो ऑलरेडी पता हो चुका है, बट हम चाहते हैं किसका और इसका एस्टिमेशन करो। आप ये सोचो कि किस दोनों को घटा दें तो 11 हो जाए और उसको गुना कर दें तो 24 हो जाए। तो आपको पता है 8 3 11 होता है और 8 3 24 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा -24 होना चाहिए, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव होगा तभी गुणनफल माइनस में आएगा। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, मैं ये मान लूँ कि x का वैल्यू 8 राइट और y का वैल्यू मैं ले लेता हूँ -3। ठीक है, तो 8 और माइनस माइनस प्लस बनाएगा, 8 3 11 और 8 3 24 हो गया। क्या ऐसा माना जा सकता है बच्चों? बिल्कुल माना जा सकता है। यस और नो, ऐसा माना जा सकता है। अच्छा, तो x और y में से किसी को भी कुछ भी माना जा सकता है। यदि मैं इसको सपोज करिए 3 मानता हूँ और इसको -8 मानता हूँ तो भी डाटा सेटिस्फाई कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? चलिए इस डाटा से मैं देखता हूँ कि वैल्यू कौन सा आ रहा है। तो 8 का क्यू यानी x का वैल्यू 8 का क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 512। 512। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप y को 8 है ना, सॉरी x को 3 और y को यदि -8 लेते हैं, डाटा तो दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं इससे वैल्यू क्या आ रहा है।
तो x का वैल्यू यदि मैं 8 रखता हूँ तो x का क्यू हो जाएगा 512 और y का क्यू -3 का क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? -3 का क्यू हो जाएगा -27 और माइनस लगाया तो ये हो जाएगा +27, राइट। ये xy का होल स्क्वायर, xy का होल स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। इसको जोड़ा जाए तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए ना, 713, 13 2 15 5, बाकी 1 7 2 9 9 1 10 1 11, 5 के बाद 1 दिख रहा है कहीं, यानी हमें लग रहा है आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों? बी होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? अच्छा, यदि किसी बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि इसका वैल्यू यदि वो चेंज कर ले तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा विशेष? हमें नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों। क्या लग रहा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव बनेगा। आप करके भी देख लो ना। यदि x का वैल्यू सपोज करो कोई बच्चा एस्टिमेट कर लेता है, x का वैल्यू को एस्टिमेट करता है सपोज करिए 3 और y का वैल्यू एस्टिमेट कर लेता है बच्चों -8, ठीक है, तो भी डाटा दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देखो फाइनली क्या बनेगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का क्यू ये 27 मिल गया, फिर y का वैल्यू जब -8 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना के 512 ही होगा, फिर यहाँ पे xy का होल स्क्वायर, मतलब वैल्यू में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और आंसर कौन सा होना चाहिए आपका बच्चों? बी फॉर बिहार। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को निश्चित रूप से समझ पाए होंगे, राइट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को विजिट करें। करें ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल क्या है? रेशियो का सवाल है, ए और बी है, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:8। कहता है यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। इस रेशियो से इस रेशियो में बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में 5-5 जोड़ा गया। तो जब दोनों में समान वृद्धि किया गया तो क्या रेशियो में समान वृद्धि हो रहा है? इस बात को चेक करिए। तो यहाँ वृद्धि के बजाय तो घटता हुआ दिख रहा है। तो जब रेशियो इस तरह से बैलेंस ना मिले तो इसके अंतर को यहाँ गुना करिए और इसके अंतर को यहाँ गुना करिए। इसका अंतर 1 हो रहा है, यहाँ गुना करने से कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इसका अंतर 3 है, यहाँ गुना करते हैं 3 दूनी 6 3 दिया 9। अब आप चेक करो, निश्चित रूप से आपको रेशियो वही मिलेगा जो आप खोज रहे थे। देखिए यहाँ 1 की वृद्धि और यहाँ भी 1 की वृद्धि। कहेंगे रेशियो में 1 की वृद्धि, जबकि संख्या में बच्चों कितने की वृद्धि? 5 का। रेशियो 1 का मान 5 मिल गया। आपसे पूछा था ए और बी का योगफल ज्ञात करें। ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू ए और बी का, राइट। 8 5 13, तो 13 का वैल्यू 13 5 65। आंसर कौन सा होना चाहिए? बी फॉर अपना बिहार। बी फॉर अपना बिहार। चलो बच्चों, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कहता है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आइए देखो बच्चों, दोनों वस्तु को उसने समान मूल्य पर बेचा है। एक को बेचा है 10,591 में, और जब इतना में बेचा तो उसको 19% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य यदि मैं पता करूं तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना होगा। 19% होल वैल्यू कितना होगा? तो 119/100, उल्टा गुना करेंगे 100/119, राइट। फिर उसके बाद देखो, दूसरे को भी तो उसने 10,591 में ही बेचा है, और इतना में बेचा तो इस बार उसको 11% की हानि हुई। 11% हानि मतलब 100 में 11 जब घटेगा तो 89/100। होल वैल्यू को उल्टा गुना करें 100/89, राइट। तो यहाँ से हमें दोनों वस्तु का CP पता चल गया। थोड़ा सा नो डाउट ये सवाल कैलकुलेटिव दिख रहा है बच्चों, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप ये दिमाग लगाओ कि क्या ये 119 से कट रहा है। तो सबसे पहली बात, यदि यहाँ 9 है इसका इकाई अंक और यहाँ 1 है, तो आपके दिमाग माना चाहिए कि 9 में क्या गुना करेंगे जिससे 1 आ जाएगा, तो 9 9 81। यानी ऐसा पता चला कि जितने बार में कटेगा उसका इकाई अंक 9 है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 9 ही तो नहीं होगा, अब इसके पहले कौन सा अंक लगेगा। तो आप एक अप्रॉक्सीमेशन में जाओ। अप्रॉक्सीमेशन में क्या जाना है, जैसे सपोज करिए कि आप इसे 100 ही समझ के सोचिए क्या गुना करेंगे जिससे इसके करीब आ जाएंगे। तो ऐसा लगता है बच्चों कि 7 से गुना करेंगे तो लगभग 700 का आसपास है। 8 से सोचते हैं तो 8 से सोचेंगे
तो ये लगभग हमें लग रहा है कि शायद इसके करीब पहुंच सकते हैं। तो ऐसा जैसे ही एस्टिमेशन हो रहा है तो आप एक बार यहाँ 8 रख के 119 से गुना करके चेक करो कि क्या ये आ रहा है या नहीं। तो 119 को हम क्या करते हैं 89 से गुणा करते हैं, राइट। देखते हैं क्या होता है। 9 9 81 बाकी 8, 9 का 9 8 17 का 7 बाकी 1, 9 1 10, फिर 8 9 72 का 2 बाकी 7, 8 का 8 7 15 का 5 बाकी 1, 8 का 8 1 9, 1 9 5 9 1 10, पूरी तरह से मिल गया 10,591। यानी समझ गए कि 119 से ये कितने बार में कटा, 89 बार में कटा। 119 गुना 89 किए तो ये मिला, यही डाटा सेम है। देखिए इसका मतलब 89 से ये कंफर्म कितने बार में कट जाएगा, 119 बार में कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें दोनों ही वस्तु का सीपी पता चल गया। पहला का सीपी ये है और दूसरे का सीपी ये है। तो देखा जाए तो दोनों का कुल सीपी कितना है, टोटल सीपी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 119 पे 00 और यहाँ 89 पे क्या हो जाएगा बच्चों 00, राइट। 0 0 9 9 18, 8 1 9 10 9 बाकी 1 1 1 2, यानी हमें दोनों वस्तु का कुल सीपी पता चल गया ये। अब दोनों वस्तु को इतना में बेचा गया है। यदि दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य भी पता चल जाए तो टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य पता चल जाए तो लाभ और हानि तो पता चल ही जाएगा। तो दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य क्या है, तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का कुल विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा बच्चों। तो 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 इकाही 2, 2 9 18, 2 25 10, 1 11 और यहाँ 1 हो जाएगा और 2 इकाही 2, यही होने वाला है बच्चों। ये टोटल विक्रय मूल्य हुआ, ये टोटल क्रय मूल्य हुआ। जरा आप घटा लो 20 800 और देखो रिजल्ट कितना आता है, 2 8 11 में 60 गया 3 और इसकी कहानी इधर कैंसिल, राइट। यानी पता चला कि हमें 382 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य देखिए दोनों का कुल ज़्यादा हो चुका है और क्रय मूल्य कम है। मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। जैसे ही पता चला फ़ायदा हो रहा है बच्चों, तो ऑप्शन में जो हानि का केस है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, कटाकट यहाँ से काट सकते हैं। बचा हमारे पास 2 चीज़, ए होगा या डी होगा। आइए इस पर डिसीजन लेते हैं। हमें पता चला टोटल लाभ कितने का हो रहा है, 382 का हो रहा है और इसकी तुलना आपको करना होगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य आपका क्या है बच्चों 2800 और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करना होगा, 0 से 0 कटा दीजिए। आप डिसाइड करो क्या लगता है, सॉरी बच्चों आपको क्या लगता है यहाँ से ये 208 से क्या 5 बार में कटेगा? नो एंड नेवर। सीधा आंसर देखने से ही लग रहा है कौन सा जाएगा 1.8। तो हमें नहीं लगता है बच्चों, यदि आपकी कैलकुलेशन ज़बरदस्त है, प्रैक्टिस है, तो नो डाउट इस सवाल का आंसर आप समय रहते दे सकते हैं। क्या दिया जा सकता है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि 16x² + y² बराबर 48 और x × y बराबर 2 तो 64x³ + y³ का मान ज्ञात करें। आ जाओ, ये जो लिखा है बच्चों 16x² + y² बराबर 48, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये 4x का स्क्वायर है और ये y का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे 4x + y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? लेकिन आप कहेंगे कि जैसे ही आपने स्क्वायर लिखा तो a² ये मिल गया, b² दैट इज़ ये मिल गया, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो आपको 2ab का भी टर्म मिलेगा, लेकिन उसमें तो 2ab है नहीं। तो जो एक्स्ट्रा इसमें आ गया उसको माइनस कर देंगे तो फिर इसी के बराबर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्या आया? एक्स्ट्रा आया 2 × 4x × y, यही एक्स्ट्रा हमारा आया होगा इसमें। उस एक्स्ट्रा को हमने माइनस कर दिया, तो इस ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हो चुका है और ये किसके बराबर था? 48 के बराबर, राइट। अब यहाँ से देखो बच्चों 4x + y का होल स्क्वायर। अब x × y का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? 2 है। यहाँ जब 2 रखेंगे 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 16 उधर जाके जुटेगा तो 48 + 16 मिलके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे 4x + y का वैल्यू कितना हो गया? 64 का वर्गमूल दैट इज 8, यानी 4x + y का वैल्यू हमें पता चल गया। अब आप देखो, आपको लग रहा होगा कि 4x + y का ही तो q है और उसी का q पूछा है, मतलब यदि मैं दोनों तरफ यहाँ q कर दूँ तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो a + b का होल q का फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? aq, यानी इसका q करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64x³। फिर bq दैट इज y³ प्लस aq + bq प्लस 3ab × a + b। जिस बच्चों को याद नहीं है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यही फार्मूला का मैं यूज़ कर रहा हूँ, aq + bq प्लस 3ab × a + b।
राइट बच्चों, इसी फार्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab दैट इज 3 इंटू 4x इंटू वाई इंटू ए प्लस बी के बदले में मैं 8 यूज कर लेता हूँ और 8 का क्यू इधर कितना हो जाएगा 512, क्योंकि दोनों तरफ क्यू करना पड़ेगा। राइट बच्चों, अब आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये 4 तिया 12 12 कितना हो गया 96, और 96 में क्या गुणा करना है बच्चों, 2 गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उधर जाके माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 छके 12, 2 9 18 1 19, तो 0 11 में से 9 गया बच्चों 2 और 4 में से गया 3, आंसर कौन सा, ए नंबर होना चाहिए। राइट, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस सवाल को समझ गए होंगे। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर कौन सा प्रश्न है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को हिट करो। पहले तो बच्चों अपने से बनाने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद जब ना बने तब मेरे सॉल्यूशन को विजिट करना। कहता है त्रिभुज ABC में क्रमशः AB और AC बिंदु D और E पर इस प्रकार है कि त्रिभुज ADE बराबर कोण B, यदि AD बराबर 7 सेंटीमीटर, BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो DE का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूँ। ABC एक त्रिभुज है, A B और ये रहा C। कहता है D और E इस प्रकार है कि कोण ADE बराबर, अच्छा D और E, D है AB पर और E है AC पर, तो 2 बिंदु लेते, ये D रहा और ये E रहा। राइट, दोनों को मैंने मिला भी दिया। कहता है कोण ADE, कोण ADE ये कोण और कोण कौन सा, कोण B, ये दोनों कोण कारा आपस में बराबर है। AD की लंबाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BD की लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर और BC है आपका कितना 9 सेंटीमीटर। आपसे DE का मान पूछ रहा है, ये DE का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका वैल्यू पूछ रहा है मान लीजिए वो क्या है x है। राइट बच्चों, एक बात गौर करो, यदि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब बच्चों ये लाइन और ये लाइन निश्चित रूप से पैरेलल होगा, समांतर होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण संगत कोण है। नहीं जानते तो बच्चों जान लो, जैसे 2 लाइन हमने लिखा, 2 पैरेलल लिया, पहले मैंने मान लिया कि 2 लाइन क्या है, पैरेलल है, और जब 2 लाइन पैरेलल है इसका मतलब जब एक तिर्यक रेखा, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को प्रतिच्छेद करेगी तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। राइट बच्चों, संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका विपरीत, यदि संगत कोण बराबर है इसका मतलब 2 लाइन भी पैरेलल होगा। 2 लाइन पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा उसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हुआ क्या कि संगत कोण बराबर होंगे। और यदि कोई भी 2 लाइन हो, आपको साबित करना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, तो संगत कोण यदि बराबर दिखाई दे दिया तो समझ जाइए कि वो 2 लाइन क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो अब जब हमें पता चल गया कि ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, समांतर हो गया। अब जैसे ही समांतर हुआ तो बच्चों एक थ्योरी और समझना, मैं साइड में डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आराम से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछता है, एक बार नहीं कई बार। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं बच्चों, 3 भुजाएं हैं। राइट, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए। ध्यान से सुनना क्या मैंने बोला, त्रिभुज में 3 भुजा है और तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा, या तो ये भुजा लीजिए, या तो ये भुजा लीजिए, या तो ये भुजा लीजिए। जैसे इस भुजा के मैं कहूँगा कि पैरेलल खींचो तो आप ऐसे पैरेलल खींच देंगे। मैं कहूँगा कि इस भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचो त्रिभुज के अंदर में, तो आप ऐसे कहीं भी खींच देंगे, पैरेलल होगा। यदि मैं कहूँ इस भुजा के पैरेलल खींचो तो आप ऐसे कहीं भी खींच सकते हैं, ये मैंने पैरेलल खींच लिया। जब कभी भी किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए, एक थ्योरी याद रखना, जैसे मैं ABC मान लेता हूँ। राइट बच्चों, ठीक है, और ये D मान लेता हूँ और ये सपोज करो क्या है, E है। तो एक बात याद रखना बच्चों, यहां देखो जैसे ही पैरेलल खींचे ना तो यहां पे एक त्रिभुज का निर्माण दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। आप याद रखिएगा कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों ही त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी 2 त्रिभुज समरूप हो तो दोनों ही त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या होगा, संगत भुजा का मतलब क्या होगा, जैसे ये भुजा छुटका का हुआ
तो इसी के संगत बड़का का हो जाएगा BC। यदि मैं कहूं छोटका का AD है तो AD के संगत बड़का का क्या होगा, तो बड़का का होगा AB। एक ही में दोनों त्रिभुज है बच्चों। जैसे आप ऐसे समझो, मैं साइड में ले लेता हूं, ये है तुम्हारा समझो AD और E, राइट बच्चों। और चलिए इसको मैं हटा देता हूं। और बड़ा वाला त्रिभुज की बात करो तो बड़ा वाला त्रिभुज कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है बच्चों, AB और क्या है C, राइट। यानी AD, ये AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए AB है, संगत ये है। DE का संगत क्या है, BC, DE का संगत BC है। और फिर AE का संगत कौन है, AC है। AE का संगत कौन है, AC। अब स्पष्ट हो रहा है। तो ये संगत भुजा का रेशो जो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तभी तक आपने एक बात क्या सीखा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों ही त्रिभुज के भुजाओं का जो रेशियो होगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, वो आपस में बराबर होता है बच्चों। तो आइए यहाँ पे ये लाइन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया क्या है, पैरेलल है, समांतर है। कैसे सिद्ध किया, क्योंकि ये कोण बराबर हुआ तो समझ गए वो दोनों कोण संगत कोण है। संगत कोण मतलब आप समझते हैं ना, लाइन के ऊपर दाहिना साइड, इसे संगत कहते हैं, एक जैसा कोण। और ये दोनों जैसे ही बराबर हुआ तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हुआ। तो पैरेलल हुआ इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, समरूप होगा तो संगत भुजा का रेशियो आपस में बराबर मिले। आइए हमें x निकालना है, तो चलिए x पहले लिख लिया और इसी का संगत क्या है, 9 है। दोनों के संगत भुजा का रेशियो ले लिया मैंने और इसको बराबर कर देंगे किसी और संगत भुजा के, लेकिन उसके बराबर करिएगा जिसका आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो आइए देखा जाए तो ये आपने x किसका लिया है, छोटे वाले का लिया है, तो राइट साइड में भी सबसे पहले छोटे वाले का ही लेना पड़ेगा और नीचे में बड़ा वाला तो नीचे में बड़ा वाला का, ऐसे चलता है। तो छोटे वाले का ये हमें 7 दिख रहा है, 7 ले लिए। और इसी 7 का संगत कौन सा है, ये बड़ा वाला, A से लेके B तक। तो A से लेके B तक टोटल कितना, 7 5 12 हो गया, कहानी खत्म। x का वैल्यू निकल गया, 3 3 9, 3 चौके 12। x का मान बच्चों 21/4, यानी 4 5 20, 5 पॉइंट समथिंग कहीं दिख रहा है तो उसको मार दीजिए। आंसर कौन सा, C चला गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल आप लोगों को समझाया। यदि आप समझ गए हैं तो यदि कभी भी परीक्षा में इस तरह का सवाल आए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधा रेशियो बराबर रेशियो करके x का वैल्यू निकालना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों, पढ़ो क्या कर रहे हैं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। आइए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसी के दिशा में एक आदमी दौड़ रहा है और उस आदमी की गति क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है उस व्यक्ति को ट्रेन ने 9 सेकंड में क्या किया, पार कर दिया। उसी चाल से यह रेलगाड़ी इतने मीटर लंबी सुरंग को कितने समय पार करेगा। तो रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इसका मतलब सबसे पहले हमें ट्रेन की चाल चाहिए, ट्रेन का चाल पता करते हैं। आ जाओ। तो जब दौड़ते हुए आदमी को ट्रेन पार करी है, इसका मतलब सापेक्षिक चाल से पार करी होगी, नो डाउट। आइए मान लेते हैं ट्रेन की चाल क्या है बच्चों, x, और आदमी जिसको पार कर रहा है उसकी चाल क्या है, 6। और देखो एक ही दिशा में, समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होगा, घटेगा। यानी ट्रेन x की चाल से नहीं बल्कि x - 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पार करने की कोशिश। तो ये किलोमीटर है, किलोमीटर को यदि मीटर प्रति सेकंड में मैं बदल दूं तो 5/18 से गुना कर देना चाहिए। और इस स्पीड से देखो कितने समय में पार कर गया, 9 सेकंड में। कितने समय में, 9 सेकंड में क्या हुआ, पार कर गया। 1 मिनट बच्चों, तो इससे जो है हमारा क्या 240 के बराबर कर लेंगे ना, फिर कोई बात, गुना 9 कर देते हैं। तो आप जानते हैं चाल गुना समय बराबर क्या हो गया, दूरी हो गया। और बच्चों एक चीज़ ये भी याद रखना कि जब कभी भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। चाहे आदमी खड़ा हो या आदमी गतिशील हो, हर हाल में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करता है।
तो इस चाल से यानी सापेक्षिक चाल से 9 सेकंड में जो पार कर गई, इसका मतलब 9 सेकंड में जो दूरी तय किया गया होगा वह दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 240, यानी ये किसके बराबर होगा? 240 मीटर के बराबर। राइट बच्चों, 9 दूनी 18, 5 से इसको कटा दें तो 5 चौके 20, 5 अठे 40, 48 दूनी 96, 96 में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 102, यानी ट्रेन की चाल हमें पता चल गया 102 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, कहानी खत्म। अब कहा 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय पार करेगी? तो सुरंग को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी? तो अपनी लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई। जब कभी भी किसी लंबाई वाली चीज को पार करती है ट्रेन, तो अपनी लंबाई और प्लस जिसको पार कर रही है उसकी कुल लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो 372 और 240 जोड़ो बच्चों, कितना आ रहा है? 3 2 500, यानी 600, कितना हो रहा है बच्चों? 612, यानी टोटल दूरी वो कितना तय करेगा सुरंग को पार करने में? 612 मीटर की दूरी तय करेगा। इसी दूरी को तय करने में पूछ रहा है कितना समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ट्रेन का चाल आपने पता कर लिया 102। ध्यान रखिए ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें लग रहा है ये 102 से ये 6 बार में कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल कट गया। तो 18 छक्के कितना? 108, 108/5, 5 दूनी 20 से तो नहीं, सीधा आंसर कौन सा जाएगा बच्चों? नो, सॉरी, 5 दूनी 10, 5 ही का ही 5, यानी 21.6 ना? यस, ये नहीं जाएगा, आंसर होना चाहिए बच्चों सी, 21 पॉइंट समथिंग। तो सवाल बहुत बढ़िया है ट्रेन का, नो डाउट। और ये सब कॉन्सेप्ट यदि आपको पकड़ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप ट्रेन के हर सवाल को बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलो बच्चों अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल। और ये सवाल सब ये सब आपका SSC, CHSL और CGL के पूछे गए सवाल है बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। साधारण ब्याज का सवाल दिख रहा है, ये कहता है पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8% है, अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% है और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए वार्षिक 12% है। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपये प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। आइए देखा जाए बच्चों, सबसे पहले ये जो दिया है ये क्या दिया है? 9 साल का ब्याज दिया है, 9 साल का ब्याज। हम लोग क्या करते हैं, 9 साल में प्रतिशत में कितना ब्याज बना पहले ये पता करते हैं, राइट। तो आइए, और अलग अलग साल में अलग अलग रेट चल रहा है। कैसे देखो, कहता है 2 वर्ष के लिए उसका रेट क्या रखा है? 2 वर्ष के लिए रेट क्या है बच्चों? 8%, राइट। 2 वर्ष के लिए क्या है? तो 8% है ना। तो 2 वर्ष में टोटल ब्याज प्रतिशत में कितना बनेगा? तो आप कहोगे 2 8 16%, राइट बच्चों। फिर अगले 4 वर्ष के लिए उसका रेट क्या है? 10%। तो 4 वर्ष में 10% की दर से कितना बनेगा? 4 दही 40% बनेगा। और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए उसका रेट क्या हो जाता है? 12% हो जाता है। और इसने 9 वर्ष के लिए ही ब्याज लिया है, 9 वर्ष बाद ही वो ब्याज लौटाया है। तो आप देखो 2 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष पूरा हो चुका है और 9 वर्ष बाद उसने लौटाया है इतना ब्याज। तो और कितने साल का ब्याज होगा? 3 साल का। 6 साल हो गया, 9 साल का ही ब्याज लौटाया है, इसका मतलब 3 साल का और ब्याज जोड़ना है। तो 3 साल का अब जो ब्याज जोड़ेंगे वो किस रेट से होगा? 12%, क्योंकि 6 वर्ष पूर चुका है और 6 वर्ष पूरा होने के बाद रेट चलेगा क्या परसेंट? 12%। तो 3 वर्ष के लिए और जोड़ना है, तो 3 वर्ष का 12 की दर से 12 तिया कितना परसेंट बच्चों? 36%। इस सभी को जोड़ते हैं तो देखते हैं टोटल कितना परसेंट आता है। तो 6 6 12 4 3 यहाँ 92% हो गया। टोटल ब्याज कितना हो गया बच्चों? 92%। तो आप कहेंगे कि प्रतिशत में ब्याज 92 और रुपया में 18358.60, राइट। प्रतिशत में ब्याज इतना, रुपया में इतना पूछा, उसके द्वारा निवेशित राशि बताइए, यानी कितना धन उसने निवेश किया था। टोटल धन पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। मूलधन अपने आप में क्या होगा बच्चों? 100% हो। 100% का वैल्यू बताना है। तो 100% का जब वैल्यू बताएंगे तो 8358.60 गुणा 100 और बटे कितना हो जाएगा? 92, राइट बच्चों। ये पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और 100 से इस 100 को कटाया जा सकता है बच्चों। ये पॉइंट की कहानी खत्म। अब क्या आपके दिमाग में हिट होगा कि क्या इकाई अंक आंसर दिया जा सकता है? तो 2 में क्या गुना करेंगे जिससे 0 आएगा?
तो आपके दिमाग में आएगा 2 में 5 गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, फिर उलझा दिया। तो अब क्या करोगे, इकाई अंक से काम बना नहीं, लेकिन ये तय है कि ए और डी में ही आंसर जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं बच्चों, दिमाग ये लगाओ, जब इसमें भाग लगाओगे ये तो तय है ना कि ना सी जाएगा ना बी जाएगा, बच्चों इतना तो क्लियर है। तो अब 92 से जब इसमें भाग लगाओगे तो तुम बताओ कि सबसे पहले 2 बार में कटेगा या 1 बार में कटेगा। तो 92 से 92 का दोगुना करेंगे, 92 का दोगुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 184 ना बच्चों, 184 ज्यादा चला गया ना। इसका मतलब है कि वो कितने बार में, 2 बार में नहीं बल्कि 1 बार में कटेगा, यानी पूरा भाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। दिमाग से काम करिए, टेक्निकली बुद्धि का प्रयोग करिए, तो बहुत परिश्रम से बचा जा सकता है कि नहीं, और आंसर आप फास्ट दे सकते हैं। राइट बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बेहतरीन है, सब बेहतरीन क्वेश्चन है, और इन सारे प्रश्नों को यदि आप समझ रहे हैं निश्चित रूप से, तो नो डाउट आप एग्जाम में जरूर बेहतर स्कोर करेंगे बच्चों, एक वक्त जरूर आएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री बाय 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करें। आइए, सभी का मान निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए, याद होगा तभी बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। आइए, 2 sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 गुना 10 60 हाँ 10 60 है ना, तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3, राइट, माइनस 3 इंटू cos 60 होता है बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4, sec 30 cos 30 होता है बच्चों √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, और 2/√3 का होल स्क्वायर दैट इज 4 बटे कितना बच्चों 3। कोई प्रॉब्लम, नो, नॉन एक्स। नीचे 4 cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। sec 60 की यदि बात करें, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4, और प्लस cos 90 0 होता है, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 4 की कहानी खत्म, 3 से 3 की कहानी खत्म बच्चों। ऊपर बचा हमारा क्या, √3/2 माइनस 1 नीचे भी कुछ कटने वाला, हाँ, प्लस 4 माइनस 4 की कहानी खत्म, नीचे बचा 3/4। जरा से सॉल्व करते हैं तो √3 माइनस 1/2 और नीचे 3/4 उलट जाएगा 4/3, 2 दूनी 4 यानी 2 इंटू √3 माइनस 1/3, कहीं दिख रहा है बच्चों क्या, 2 इंटू √3 कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब कहीं गलती हो गई। यहाँ लगता है 2 है क्या बच्चों, यहाँ 2 आना चाहिए कहीं क्या। 3 cos 60 का मान बच्चों, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 मैंने लिख ही दिया है। sec 30 की यदि मैं बात करूं, cos 30 हो जाता है √3/2, तो 2 यानी 4/3 बिल्कुल सही है बच्चों। वेयर इज रॉन्ग, ओ हो, ब्लेंडर, अरे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 ही ना आएगा, √3 माइनस 2 आएगा ना, मैंने 1 ही लिख दिया था बच्चों। √3 माइनस 2/2, तो यहाँ आ गया √3 माइनस 2 यानी 2 √3 माइनस 2/√3, यानी आंसर कौन सा, सी। क्लियर है। तो ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको वैल्यू से टेस्ट लिया कि आपको सच में 0 से लेकर 90 का वैल्यू याद है या नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न को देखो बच्चों, कहता है एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और इसकी चौड़ाई इसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या हो। यदि हम आयत की लंबाई L मान लें, चौड़ाई B मान लें, तो आयत का क्षेत्रफल होगा L गुना B, यानी मूल क्षेत्रफल L गुना B। अब नया क्षेत्रफल आइए, तो नया में परिवर्तन क्या हुआ, कहा लंबाई 3 गुना हो गया और चौड़ाई उसकी क्या हो गई, आधी हो गई। तो लंबाई 3 गुना करेंगे तो L से 3L हो जाएगा और चौड़ाई आधी करेंगे तो B/2 हो जाएगा। फिर दोनों को गुना कर देंगे तो ये नया क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी दोनों का रेशियो पूछा था, LB से LB की कहानी खत्म, आंसर होगा 2:3, योर आंसर इज सी। वेरी सिंपल बच्चों। आइए
अगला क्वेश्चन बनाइए मेरे साथ। यदि 5 अंक वाली संख्या इतना 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का मान ज्ञात करो। बच्चों 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य की बात है तो क्या अलग अलग चेक करोगे कि पहले 3 का नियम देखते हैं, फिर 7 का नियम, फिर 11 का नियम? ऐसा ना करें। जब 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाज्य की बात हो तो भाई उसके एलसीएम से भी तो कटेगा, उसके एलसीएम से हर हाल में कटेगा। तो 3, 7 और 11 का सबसे पहले आप क्या निकालो? एलसीएम। 3, 7 और 11 का क्या निकालो बच्चों? एलसीएम। 7 या 21 या 11 7 77, 3 7 21, 3 7 21, 231 होगा बच्चों। यानी इसका एलसीएम हो गया 231। यानी 3, 7 और 11 से यदि ये संख्या विभाज्य हो रहा है मतलब समझ जाइए कि ये 231 से भी कंफर्म क्या होगा? कट रहा हो। तो आइए 2 4 7 XY, मैं चाहता हूं कि इसमें सीधा 231 से भाग लगाता हूं। तो कितने बार में बच्चों? एक ही बार में ना। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, इसकी कहानी खत्म। अब आप बताओ क्या सिर्फ x उतरेगा या XY दोनों उतरेगा? तो आप कहेंगे दोनों उतरेगा, क्योंकि x उतारने के बाद इसे छोटा ही हो रहा है, तो दोनों उतारते हैं, यानी x और y दोनों उतर रहे हैं। अब आप सोचो कि इसमें क्या गुना करें जिससे इस तक पहुंच जाए। आप जरा दिमाग लगाओ बच्चों। 8 दूनी 16 चला जाएगा, तो 8 या 24 नहीं जाएगा। 7 से गुना करके देखूं क्या? 7 इकाएँ 7, 7 या 21, 2 23, 7 दूनी 14, 2 16, 16 से 31 आ रहा है क्या बच्चों? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? इसको मैं 7 से किया तो सही ना रे, यहाँ आ गया ना बच्चों। 7 से गुना कर रहे थे ना, तो 7 इकाई 7, 7 क्या गुना मैंने कर दिया यार? 7 इकाई 7, 7 या 21, बाकी 2, 7 दूनी 14, 2 16, 1617 आ रहा है। सही है बच्चों क्या? और 8 से ज़्यादा चला जाएगा ना लगता है? 8 या 14, हाँ ज़्यादा चला जाएगा, तो ज़्यादा बोला तो भाग लगेगा नहीं। और 7 से किए तो नो डाउट यहाँ आ रहा है। यानी निश्चित रूप से हमें जो है बच्चों क्या करना होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये भी चेक कर लूँ कि 7 से गुना किया तो 16 मिल गया? क्या पता यदि 6 से गुना करें तो भी 16 मिल रहा है, तो कन्फ्यूजन होगा। 6 से यदि गुना करते हैं तो आप देख लीजिए क्या होता है। 6 3 18, 6 दूना 12 13, इससे कम चलेंगे। कम में जाना नहीं है बच्चों, इसके जस्ट करीब रहते हैं ना हम लोग। यानी कन्फर्म है कितने बार में कटेगा ये? 7 बार में। 7 बार में कटाइए कितना हो जाएगा? 1617। यानी समझ गए कि x और y का मान क्या हो रहा है बच्चों? 1 और 7। x और y का वैल्यू 1 और 7 आएगा। निश्चित रूप से x y की जगह 1 7 होगा तभी तो कट जाएगा। तो हमें x और y दोनों मिल गया, वैल्यू बैठा दीजिए। 2 गुना x का वैल्यू 7 माइनस 8 गुना 1, 14 में 8 गया बच्चों कितना? 6। आंसर कौन सा? डी, राइट। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का सवाल है बच्चों, नो डाउट। अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन लगातार अभी एग्जाम में पूछ रहे हैं, है ना, लगातार पूछ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कर रहा है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतना हो सकती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। वाह, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद कोई धनराशि इतना हो जाती है ना। इसका मतलब बच्चों ये मिश्रधन होगा। ये क्या होना चाहिए? मिश्रधन होना चाहिए। तो चलिए 5% की दर से 2 साल में प्रतिशत में ब्याज 5 दूनी 10%। यदि 10% हमारा ब्याज बना है तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा कितना? 110%। मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 110%। यानी 110% का वैल्यू हमें मिल रहा है 26,400। मूलधन पूछ रहा हुआ धनराशि, मूलधन अपने आप में 100% होता है। 100% का वैल्यू बताइए। ये 0 से 0 कटाइए, 11 से ये कटेगा, देखो तो 11 दूनी 22, 4 11 चौके 44, 240। यानी 1% का वैल्यू 240, 100% का वैल्यू कितना? 24 पे 3 0 कहीं दिख रहा है बच्चों? यस, योर आंसर इज डी। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? डी। IRB NTPC है ना, देखो पूछा है 2021 में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। 2 वर्ष में राशि 720 हो गया और उसके बाद अगले 5 वर्ष में हो गया 1020। तो बच्चों इसका मतलब 5 साल में वो कितना बढ़ा? 1020 में 720 घटाओगे कितना? 300। सही है बच्चों। यानी 5 साल में जो ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ा हमारा? 300, है ना। 2 वर्ष में इतना हो गया और फिर अगले 5 वर्ष में, यानी 5 वर्ष में बढ़ के इतना हुआ है, तो 5 वर्ष में कितना हुआ? तो 300 हो गया। तो 1 वर्ष में कितना? 60, राइट बच्चों। तो 2 वर्ष में कितना हुआ होगा? 120।
2 वर्ष में राशि हो गया था 720, तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें जुटा होगा, 2 वर्ष का ब्याज उसमें घटा दे। यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं, बट बेहतर होगा वहाँ से, है ना। तो 2 वर्ष का ब्याज 120 है, 720 में 120 घटा दीजिए, 720 में 120 घटाओ बराबर कितना बच्चों, 600। योर आंसर इज डी, राइट, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे आप कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उलझ जाओगे। जैसे देखो, मैं आपको खुद दिखाने की कोशिश करता हूं। कहता है वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से तिगुनी। एक वरुण है और उस वरुण का सिस्टर है। सिस्टर यदि x का है तो वरुण कितने का है, 3x का। कहता अब से 6 वर्ष बाद, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे, आप इसमें भी 6 जोड़ेंगे, और इस दोनों में क्या रिलेशन दिया। कहता 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल, उन दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा, 231। जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा, राइट, द्विघात का रूप ले लेगा। तब द्विघात का रूप ले ले तो आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। आप किसका सहारा ले सकते हैं, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, राइट बच्चों। वरुण की वर्तमान आयु पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन का भी सहारा कैसे लेंगे। समस्या ये भी है कि वरुण को मैंने 3x मान लिया है या नहीं है, तो 3x का वैल्यू आपको 15 मान के चलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 3x का वैल्यू 15 लीजिए, तो कोई बात नहीं। आइए ऑप्शन से यहां भी दिखाते हैं। चलिए, आपसे पूछा है वरुण की वर्तमान आयु, तो ये ऑप्शन तो वरुण का है ना, तो वरुण का कितना है 3x। तो इसका मतलब देखते हैं ये 15 सही है या नहीं। ये डाटा संतुष्ट हो गया मतलब सही होगा। तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 5, यानी ये हो गया 15, ये हो गया बच्चों 6, राइट। और x का वैल्यू 5 + 6, क्या ये 231 हो रहा है। 15 × 6 21, 6 × 5 11, दोनों को गुना करिए 231 हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है। इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए, ए नंबर, है या नहीं। लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल को बेहतर होगा कि ऑप्शन से बनाया जाए, ऑप्शन से सोच लिया जाए। कैसे सोचते हैं कि देखते, पूछा है ना वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, देखते हैं 15 सही है कि, माना वरुण 15, तो वरुण 15 है, तो कहता वरुण क्या उसकी बहन क्या उसे तिगुना है, तो उसकी बहन होगी 1/3, उसकी बहन होगी 1/3, 15 का 1/3 कितना 5, राइट। अब कहता है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा कितना 11। कहा 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल होना चाहिए कितना 231। दोनों को गुना करिए और देखिए 231 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब डाटा सेटिस्फाई कर गया, मतलब यहीं रुकना है आंसर। और कितना बढ़िया है, देखिए संजोग से ए नंबर ऑप्शन में दिया है। ये तो और मदद कर रहा है बच्चों के हित में। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न को देखा जाए। साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन बहुत दिख रहा है। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, ओके। यदि रेट R 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, वह मूल राशि क्या। वेरी गुड। कहा जब 4% रेट अधिक होता तो ब्याज कितना ज्यादा होता, 400 ज्यादा होता। तो भाई 2 वर्ष में 4% ज्यादा होता तो 2 वर्ष में प्रतिशत में कितना ज्यादा होता, 4 दूनी 8%, और रुपया में कितना ज्यादा 400। मूल राशि पूछा 100% का वैल्यू, 8 पचे होता है 40, 1 का मान 50 तो 100 का मान 5000 है कहीं क्या, है ना, सी नंबर। वेरी सिंपल बच्चों, और यही अप्रोच आपको लेना चाहिए हर हाल में, राइट। नाउ नेक्स्ट 20वां प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट सवाल। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु कितना है, 64। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है। उन दोनों में से छोटे वाली का आयु ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये जो रेशियो दिया है ना, ये रेशियो 4 वर्ष पहले का है, ये रेशियो 4 वर्ष पहले का। और औसत जो दिया है, देखिए 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु, जो योगफल दिया है वो 4 वर्ष बाद का दिया। ये 4 वर्ष पहले का और ये 4 वर्ष बाद का, राइट बच्चों। जिस समय का रेशियो है उसी समय का योगफल चाहिए आपको, जिस समय का रेशियो उसी समय का योगफल, तभी दोनों बराबर हो पाएगा, अदरवाइज बराबर नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब हर हाल में आपको 4 वर्ष पहले का अनुपात 3:1 है, तो 4 वर्ष पहले का ही हमको क्या चाहिए, योगफल चाहिए, 4 वर्ष पहले का ही योगफल। अब बताओ 4 वर्ष बाद से 4 वर्ष पहले जाने में कितना घटना होगा, 8 घटना होगा।
4 वर्ष पहले से वर्तमान आने में 4 घटेगा, वर्तमान में नहीं आना है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद जाना है, यानी 4 4 8 माइनस होगा। तो 4 4 8, परिवार में 2 ही सदस्य है तो दोनों में 8 8 घटेगा, 8 दूनी 16, तो 64 में 16 घटाइए कितना 48। इसका मतलब 4 वर्ष पूर्व जो है दोनों का योग रेशियो में 4 हो रहा है और संख्या में योग कितना हो गया बच्चों 48। रेशियो 1 का मान कितना हो गया 12। आपसे किसका वैल्यू पूछा, उन दोनों में से छोटे वाली का ही, छोटा वाला ये है 12 का ही 12 है, लेकिन ये है 4 वर्ष पूर्व का। 4 वर्ष पूर्व यदि कोई 12 का है तो वर्तमान क्या होगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16। आंसर कौन सा, बी फॉर बिहार। क्या बच्चों समझ में आए कि नहीं? जिस समय का रेशियो है आपका 4 वर्ष पूर्व का, तो आपको 4 वर्ष पूर्व का ही योगफल चाहिए, दोनों का योगफल। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं रेशियो में 4 बराबर 64, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये योगफल है 4 वर्ष पूर्व का, ये है 4 वर्ष बाद का। तो आपको 4 वर्ष पूर्व का ही चाहिए, ये 4 वर्ष बाद का है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद का है, और आपको चाहिए वर्तमान से 4 वर्ष पहले। तो दोनों में 8 8 माइनस करना होगा बच्चों। बाद से वर्तमान आएंगे तो 4 माइनस, फिर वहां से जब पूर्व जाएंगे 4 तो 4 माइनस, तो टोटल 4 4 8 माइनस हुआ। तो दोनों में 8 8 माइनस मतलब 8 दूनी 16 माइनस कर देंगे तो 4 वर्ष पूर्व का दोनों का योग पता चल जाएगा। तो जैसे इसमें 16 माइनस किए आ गया 48, 4 वर्ष पूर्व का योग बराबर 4 वर्ष पूर्व का योग, रेशियो 1 का मान 12। छोटे वाले का पूछा था 12 का ही 12, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व का है। आपसे वर्तमान पूछा है तो 4 जोड़ देंगे, 12 4 16। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे, नो डाउट। तो ऐसे ही बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार, और लगातार अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से मेरे साथ मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। आप तक ये 20 क्वेश्चन पहुंचाने में मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। यदि आप भी हमारी इस मेहनत की कीमत को समझ रहे हैं तो आप भी मेरे साथ ईमानदारी से जुड़िए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नॉलेज इन्हांस करिए। तो निश्चित रूप से मेरा मकसद और आपका मकसद दोनों का साकार होगा। मेरा मकसद यही है कि आप सफल हो जाएं, और आपका मकसद है कि आप खुद सफल हो जाएं। दैट्स ऑल, है ना। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही लगातार हम लोग मेहनत करते रहें। आप मेरे चैनल पे यदि नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के सामने 20 प्रश्न लाऊंगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मेरा वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचता रहेगा। और यदि हमारे आज का सेशन, यदि आप नए जुड़े हैं और नए बच्चे हैं, यदि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है बच्चों, तो सेशन को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।